हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है पैराडाइज और ये एक बहुत ही अच्छी एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें कंपनी ए के बारे में बताया जाता है, जिस कंपनी ने एक नई टेक्निक इजाद की थी जिसके जरिए इंसान अपनी जवानी पा सकता है। लेकिन इसके लिए उस इंसान को दूसरा इंसान ढूंढना पड़ता था जो उसके साथ कंपैटिबल हो और वो अपनी जिंदगी के कुछ साल दान कर सके। ऐसा करने से डोनर की उम्र बढ़ जाती थी और रिसीवर फिर से जवान हो जाता था। अब आगे हम मैक्स नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इयॉन में काम करता था। मैक्स का काम लोगों को ढूंढना और उन्हें राजी करना था कि वो अपनी उम्र दान करें और उसके बदले में इयॉन डोनर को बहुत सारा पैसा देती थी। अब मैक्स एक लड़के के पास होता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के कुछ साल दान कर देने चाहिए। अगर तुम 15 साल अपनी जिंदगी के दान करोगे तो तुम्हें 7 लाख यूरोज मिलेंगे। और मैक्स उसे बताता है कि मैंने भी मेरी उम्र में डोनेशन किया था और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम भी ऐसा कर सकते हो। उस लड़के को पता था कि ऐसा करने से उसकी उम्र बढ़ जाएगी और वो जवान नहीं रह जाएगा। इसके बावजूद मैक्स की बातों से प्रभावित होकर और पैसों की लालच में आकर वो डोनेशन के लिए तैयार हो जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम मैक्स को इयॉन के एक फंक्शन में देखते हैं जिसमें मैक्स को डोनेशन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। और अब इसके ठीक बाद उस इवेंट में इयॉन कंपनी की सीईओ सोफी थाइसन आती हैं और सोफी वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताती हैं कि हमने कितने ही महान लोगों को खो दिया है। सोच कर देखिए, अगर आज वो जिंदा होते तो मानव जाति आज कहाँ होती, लेकिन अब हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने ऐसा कर दिखाया है। अब आगे मूवी में हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि इयॉन रिसर्च सेंटर में घुस जाता है और वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है। वहाँ मौजूद कई लोगों को मारने के बाद जाते हुए वो अजीब सा निशान छोड़ जाता है जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये काम दरअसल एडम ग्रुप का है। एडम ग्रुप ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसमें लोगों को विश्वास था कि लोगों से उनकी जिंदगी लेना नेचर के खिलाफ है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, और इसलिए इस ग्रुप के लोग इयॉन के खिलाफ थे। अब सोफी थाइसन भी उस वीडियो को देखती हैं और वो एडम ग्रुप के लीडर के मैसेज को भी देखती हैं जो इयॉन कंपनी को ये सब बंद करने के लिए कहती हैं। सोफी एडम ग्रुप के लोगों से परेशान थी और वो इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट काया को इस मामले को संभालने के लिए कहती हैं। काया बहुत सालों से सोफी थाइसन के लिए काम किया करती थी और सोफी को काया पर पूरा यकीन था। अब काया को पता चलता है कि उनकी सिक्योरिटी हेड ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए वो विक्टर को नया हेड बना देते हैं जो कि पहले आर्मी में काम किया करता था। अब अगले सीन में हम एलेना को देखते हैं जो कि अपने आलीशान अपार्टमेंट में जाती है। उस अपार्टमेंट में एलेना अपने हस्बैंड मैक्स के साथ रहती थी। इस पर मैक्स कहता है और हो सकता है हम लेक के पास वाला अपार्टमेंट जल्दी अफोर्ड कर लें। तब एलेना कहती है लेकिन अभी तो हमने इस अपार्टमेंट का पेमेंट तक भी पूरा नहीं किया है। मैक्स कहता है तो क्या हुआ, हम एक कॉल करेंगे और हमें दूसरे लोन भी मिल जाएंगे। दरअसल मैक्स और एलेना ने ये अपार्टमेंट इंश्योरेंस पर लिया हुआ था और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था। अब अगले दिन एलेना और मैक्स एलेना के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और जब मैक्स एलेना के पेरेंट्स से मिलता है तो एलेना के डैड को मैक्स कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि मैक्स की कंपनी जो करती है वो बिल्कुल गलत है। और आगे वो कहते हैं तुम्हें कोई ईमानदारी वाला काम करना चाहिए। इस बात पर मैक्स भी उनसे बहस करने लगता है। तब एलेना उन दोनों को शांत करती है और अब इसके बाद वो दोनों वापस अपने अपार्टमेंट में रवाना हो जाते हैं। और जब वो लोग वापस अपने घर जाते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से आग में जल रहा है और ये देखकर उन दोनों को बहुत दुख होता है। और तब मैक्स एलेना को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, इंश्योरेंस कंपनी वाले ये सब देख लेंगे। लेकिन उनका वहम जल्द ही टूट जाता है। जब वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी दरअसल में किसी भी तरह की हेल्प करने से मना कर देती है। मैक्स के पूछने पर इंश्योरेंस कंपनी उन्हें बताती है कि हमने पता किया है कि घर में आग किसी कैंडल की वजह से लगी थी। तब एलेना उन्हें बताती है कि मुझे ठीक तरह से याद है, मैंने जाते वक्त कैंडल्स बुझा दी थी। तब इंश्योरेंस ऑफिसर उन्हें बताती है कि इस हाल में हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अपार्टमेंट में आग आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से लगी थी और बैंक ने जो आपको लोन दिया है आपको उसे भी चुकता करना होगा। इस पर मैक्स कहता है वो अमाउंट तो 2.5 मिलियन यूरो है, हम इतना पैसा कैसे देंगे क्योंकि हमारा पूरा पैसा तो अपार्टमेंट में था। तब वो लेडी मैक्स से कहती है फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। मैक्स पूछता है
और वो ऑप्शन क्या है? तब वो लेडी कहती है कि आपकी वाइफ ने इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर मैक्स एलेना से पूछता है, तुमने मुझे क्या नहीं बताया, बताओ मुझे। तब एलेना कहती है, मुझसे बैंक कंसल्टेंट ने कहा था कि अगर कोई रिस्क होता है, आप लोन नहीं चुका पाते, तो मुझे मेरी जिंदगी की 40 साल डोनेट करने होंगे। और ये बात सुनकर मैक्स पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मैक्स को नहीं पता था कि एलेना ने अपनी जिंदगी के 40 साल वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर रखे हुए हैं। और तब मैक्स कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के 40 साल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंश्योरेंस ऑफिसर उन्हें बताती है कि हमने इयॉन कंपनी के डाटाबेस में देख लिया है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपके साथ कंपैटिबल हो। तब मैक्स बताता है कि मैं तो पहले भी अपनी जिंदगी के कुछ साल डोनेट कर चुका हूँ। इस पर इंश्योरेंस ऑफिसर बताती है कि आप जिस शख्स के साथ कंपैटिबल थे, उनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई है, लेकिन हमें अभी अभी पता चला है कि आपकी पत्नी एलेना एक डोनर बनने के लिए कंपैटिबल है और हमें उनके लिए एक सही मैच मिल चुका है। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैक्स और एलेना तो फैमिली प्लानिंग की तैयारी में लग चुके थे। अब आगे वो दोनों वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, तब एलेना को इयॉन कंपनी की सिक्योरिटी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें शक था कि वो लोग देश को छोड़कर भाग न जाएं। अब अगले दिन मैक्स इयॉन की सीईओ सोफी थाइसन के पास पहुँच जाता है और उन्हें कहता है कि आप शायद मुझे जानते हो, मैं डोनेशन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ, मुझे 150 मिलियन यूरो की जरूरत है। मैं जानता हूँ ये बहुत होता है, पर मैं काम करके चुका दूंगा। कंपनी ने मेरी पत्नी को अरेस्ट कर लिया। तब सोफी उससे कहती है कि तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं देखूंगी कि तुम्हारी क्या मदद की जा सकती है। अब मूवी के अगले सीन में हम सोफी थॉयसन को एक बोर्ड मीटिंग में देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि इयॉन कंपनी के शेयर होल्डर सोफी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने कंपनी के बहुत बड़े हिस्से को रिसर्च में लगा दिया था। सोफी बोर्ड मेंबर से कहती है कि रिसर्च ही हमारी कंपनी की नींव है और हमें इसकी जरूरत है। दरअसल सोफी एक ऐसी टेक्निक खोजना चाहती थी जिससे उनकी कंपनी को कंपैटिबल लोगों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, पर सोफी ऐसा इसलिए कहना चाहती थी क्योंकि ये प्रॉब्लम उसके साथ भी थी और उसे अब तक कोई भी कंपैटिबल इंसान नहीं मिल पाया था जो उसे उम्र डोनेट करे और वो फिर से जवान हो सके। पर कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर को ये बात पता थी, इसलिए वो इस रिसर्च को बंद करवा देते हैं। अब मैक्स बार बार सोफी से मिलने जाता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब मैक्स अपनी वकील लूना को लेकर इयॉन कंपनी में जाता है और वहाँ लूना कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं अपनी एजेंट एलेना से मिलने आई हूँ। तब वहाँ खड़ा आदमी कहता है, एलेना के डोनेशन को तो बस 2 ही घंटे बाकी हैं, तो अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तब मैक्स गुस्सा होने लगता है और बिना परमिशन के अंदर चला जाता है और अंदर सिक्योरिटी वाले मैक्स को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर सोफी के अंडर काम करने वाले काया भी मौजूद होती है। और दूसरी तरफ इयॉन कंपनी वाले एलेना से जबरदस्ती उसकी उम्र छीन लेते हैं और मैक्स कुछ भी नहीं कर पाता। अब डोनेशन के बाद मैक्स एलेना को लेकर वापस घर जाता है, जो कि एक सस्ता सा अपार्टमेंट था। मैक्स एलेना से कहता है, अभी हम यही अफोर्ड कर सकते थे। और अब धीरे धीरे एलेना की उम्र बढ़ने लगती है और वो एक बुजुर्ग महिला में बदलने लगी थी। आगे मैक्स को कंपनी से मैसेज आता है जिसमें मैक्स को बुलाया गया था, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सोफी ने उसे सिर्फ कंपनी में प्रमोशन दिया है और उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर मैक्स गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी मैक्स को लिफ्ट में सोफी दिखाई देती है और मैक्स दौड़कर सोफी के पास जाता है, लेकिन काया मैक्स को रोक लेती है। तब मैक्स सोफी से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगी। सोफी कहती है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। और तभी मैक्स नोटिस करता है कि सोफी के चेहरे की झुर्रियाँ गायब होने लगी हैं और वो पहले से कम बूढ़ी नजर आने लगी थी। और तब मैक्स को शक हो जाता है कि सोफी थाइसन ने ही उसकी वाइफ से उसकी उम्र ली है। आगे मैक्स घर पर आता है और एलेना तैयार होने लगती है। तब मैक्स एलेना के करीब जाकर उसे किस करने लगता है, पर एलेना को ये सब अच्छा नहीं लगता कि उसकी उम्र बढ़ जाने के बावजूद भी मैक्स उसका साथ दे रहा है। इसलिए एलेना मैक्स को कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। तब मैक्स घर से चला जाता है। अब मैक्स पार्क में उदास होकर बैठा हुआ था। तभी मैक्स के पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि ड्रग्स बेच रही थी। वो बच्ची मैक्स को भी ड्रग्स खरीदने के लिए कहती है, पर मैक्स उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ दूसरी तरफ एलेना के पेट में दर्द होने लगा था और आगे एलेना और मैक्स हॉस्पिटल में होते हैं। तब डॉक्टर मैक्स को कहती है, इन्हें जल्द ही किसी दूसरे क्लिनिक में लेके जाना होगा ताकि इनकी कंडीशन में सुधार आ सके। तब मैक्स कहता है, इन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर कहती है, तुम्हें नहीं पता, इनका मिसकैरेज हुआ है। मैक्स भी ये सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि एलेना ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। आगे मैक्स एलेना को लेकर उनके पेरेंट्स के पास जाता है और वहाँ मैक्स एलेना से कहता है, तुम बूढ़ी हुई तो क्या हुआ,
तो भी तुम मेरी हो। तब एलेना कहती है, ये बात बूढ़ी होने की नहीं है, मैं बस ये चाहती थी कि हमारे बच्चे हमारे सामने बड़े हों। ऐसा कहकर एलेना अपने पेरेंट्स के पास रुक जाती है। आगे मैक्स गार्डन में बैठा हुआ था और फिर वो वापस उसी छोटी लड़की को देखता है जो गार्डन में ड्रग्स बेच रही थी। उसे देखकर मैक्स को कुछ गड़बड़ लगती है और इसलिए वो उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उस छोटी बच्ची ने इलीगली अपनी उम्र कम करवाई है। मैक्स उस बच्ची से कहता है, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे उनका पता बता दो जहाँ से तुम एक बड़ी लेडी से छोटी बच्ची बन गई। और फिर मैक्स वहाँ पर कांटेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ इलीगली उम्र कम करवाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे 30,000 यूरोज देने होंगे और उसे ऐसा इंसान खुद ढूंढना होगा जो कि एलन के साथ कंपैटिबल हो, और इसके लिए उसे दूसरे देश जाना होगा और उसे वहाँ पर सही समय पर पहुँचना होगा, नहीं तो ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद मैक्स सारी चीजों को इंतजाम करने में जुट जाता है और वो लगभग सारी चीजों का इंतजाम कर लेता है, और इसलिए मैक्स हर वक्त सोफी का पीछा करने लगता है ताकि उसे एक मौका मिल जाए जब वो उसे किडनैप कर ले। और फिर उसे एक मौका मिल ही जाता है जब वो देखता है कि सोफी अकेले कब्रिस्तान में जा रही थी और वहाँ कोई सिक्योरिटी ऑफिसर भी उसके साथ नहीं जाता। तब मैक्स भी कब्रिस्तान के पीछे से कब्रिस्तान में जाता है और मैक्स देख लेता है कि सोफी किसी कब्र के पास खड़ी है, और इस मौके को पाकर मैक्स उसके पास जाता है और उसे शॉक देकर बेहोश कर उसे किडनैप कर लेता है। और फिर मैक्स उस जगह पर एडम ग्रुप का निशान छोड़ देता है जिससे सबको ये लगे कि ये एडम ग्रुप ने करवाया है। अब इसके बाद मैक्स एलेना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर दूंगा, और इसके बाद वो उसे एक सीक्रेट जगह लेकर जाता है जहाँ उसने सोफी को छुपाया हुआ था। और वहाँ पहुँचने पर मैक्स एलेना को बता देता है कि ये है सोफी थॉयसन जिसने तुम्हारी उम्र तुमसे छीनी है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी इससे अपनी उम्र वापस ले सकती हो। लेकिन एलेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं इससे अपनी उम्र वापस लूँ, और आखिर इसके बाद तुम इसके साथ क्या करोगे, क्या तुम उसे मार डालोगे? तब मैक्स एलेना को समझाता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। तब मैक्स के समझाने पर एलेना राजी हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम काया और विक्टर को देखते हैं जो कि कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और वहां उन्हें एडम ग्रुप का वही निशान दिखता है। तब काया विक्टर से पूछती है, क्या ये काम एडम ग्रुप ने किया है? विक्टर कहता है, देखने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उन्होंने किडनैपिंग कभी नहीं की, अक्सर वो लोगों को मार देते हैं। लेकिन हमें तो ट्रैफिक सर्विलेंस में एक गाड़ी दिखाई दी है जिसे फेक अकाउंट से बुक करवाया गया है, जिसे ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम होगा। हमने डेटाबेस में चेक किया तो ये आदमी इयॉन कंपनी का एम्प्लॉय निकला, और इससे काया को भी पता चल जाता है कि किडनैपिंग करने वाला मैक्स ही था। और विक्टर ने भी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से मैक्स का पता लगा लिया था कि वो कहाँ है, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता क्योंकि मैक्स और एलेना वहाँ से पहले ही जा चुके थे। अब काया और विक्टर फिर से उन्हें ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इसमें उन्हें थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए विक्टर और काया अब कॉफी पीने चले जाते हैं। विक्टर काया को बताता है कि तुम्हें पता है मैक्स और एलेना एक दूसरे से कैसे मिले? कुछ समय पहले मैक्स उसे डोनेशन के लिए राजी करवाने गया था, लेकिन फिर उसे उससे प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली, और इसके बाद उनकी जिंदगी बड़ी ही हसीन चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उनका घर तबाह हो गया और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है? तब काया उससे कहती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो किसी को भी किडनैप कर ले और जबरदस्ती उसकी जिंदगी छीन ले। तब विक्टर काया से कहता है, और हमारा क्या, हम भी तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्या दुनिया की अमीर औरतों के लिए कानून अलग हो जाते हैं? काया कहती है, हमारा काम है सोफी की रक्षा करना और शांति बनाए रखना, और अगर तुम्हें हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम हमारे साथ काम ही क्यों कर रहे हो? विक्टर कहता है, आखिरकार बात तो पैसों की है ना। और तब विक्टर काया से पूछता है, तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? काया बताती है कि मैं लगभग 30 सालों से सोफी के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रही हूँ, उसने मुझे यंग बनाया है, उसके बहुत एहसान है मुझ पर। वैसे मेरी उम्र 64 साल है। और दूसरी तरफ हम मैक्स और एलेना को देखते हैं जो कि इस समय एक शिप में थे, वो इस देश को छोड़कर जा रहे थे, और काया को भी अब उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब एलेना और मैक्स दूसरे देश पहुंच जाते हैं तो वहाँ उन्हें पुलिस की गाड़ियाँ नजर आती हैं और वो समझ जाते हैं कि ये पुलिस उनके लिए मुसीबत बन सकती है। तभी मैक्स की नजर शिप पर ही एक फैमिली पर पड़ती है। आगे शिप पोर्ट पर पहुंचती है तब पुलिस सभी गाड़ियों की तलाशी लेने लगते हैं। पुलिस एलेना और मैक्स को ही ढूंढ रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर वैन में बैठे एक आदमी से उसका पासपोर्ट मांगता है
और वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि वो आदमी काफी घबराया हुआ था। दरअसल उस वैन में एलेना और यंग सोफी एक बॉक्स में बंद थी और उस आदमी की वाइफ भी दूसरी गाड़ी में थी, जिस गाड़ी के पीछे मैक्स ने उस आदमी की बच्ची पर गन अड़ा रखी थी। इसलिए वो दोनों जैसा जैसा मैक्स ने कहा था वैसा ही कर रहे थे। और तब पुलिस उस आदमी की वैन को और उसकी वाइफ की गाड़ी को जाने देती है और फिर वो उस फैमिली को उनका फोन तोड़कर छोड़ देते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं करना चाहते थे। अब एलेना और मैक्स सोफी को लेकर अपने रास्ते निकल जाते हैं और फिर वो आगे जाकर एक जगह गाड़ी रोक देते हैं और वो कुछ समय के लिए सोफी को खुला छोड़ देते हैं। सोफी परेशान होकर उनसे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मेरी मॉम तुम्हें दे देंगी। तब एलेना कहती है, वो कौन है? इस पर वो लड़की जवाब देती है कि मेरी मॉम सोफी थाइसन है। ये सुनकर मैक्स कहता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम ही सोफी थाइसन हो। तब वो लड़की कहती है, मैं मैरी थाइसन हूँ, उनकी बेटी। मैक्स को विश्वास नहीं होता। तब मैक्स नेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि सोफी थाइसन की सिर्फ एक ही बेटी है जो कि किसी बीमारी की वजह से मारी गई थी। लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि मैं सोफी थाइसन की छोटी बेटी हूँ और उन्होंने मुझे लोगों से छुपा के रखा था ताकि वो मुझे ऐसे खतरों से बचा सके। तब मैक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वापस इलेक्ट्रिक शॉक देकर बंदी बना लेता है और फिर उन्हें वीरान होटल मिल जाता है और वो वहाँ रुक जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर एलेना थाइसन के हाथ खोल देती है। तब थाइसन एलेना से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम वही इंसान हो जिसने मेरी मॉम को 40 साल दिए हैं और मैं खुद इस प्रोसेस के खिलाफ हूँ। तब मैक्स दोबारा से उसका मुंह बंद करने लगता है, लेकिन एलेना उसे ऐसा करने से रोक देती है और एलेना मैक्स से कहती है, हमें नहीं पता कि हमने सही लड़की को पकड़ा है या नहीं, और अगर ये सच कह रही है तो मैं इसके साथ ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि वो सोफी थाइसन है, वो कुछ भी कर सकती है। और मान लिया चलो वो सोफी ना भी हो, लेकिन अगर ये उसकी बेटी भी है तब भी ये तुम्हारे साथ कंपैटिबल है, ये तुम्हारा मैच है। हम तुम्हें इसकी उम्र भी दिलवा सकते हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तब एलेना ये कहकर चली जाती है कि मैक्स तुम बदल चुके हो। अब कुछ समय बाद थाइसन मैक्स से कहती है कि मैं नहाना चाहती हूँ, इसलिए मैक्स उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और पीछे घूमकर खुद खड़ा हो जाता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर थाइसन मैक्स पर बाथरूम के हैंडल से हमला करके उसे धोखा देकर भाग जाती है और वो बाहर जाकर एक दलदल में जाकर फंस जाती है। लेकिन फिर एलेना आकर उसकी जान बचा लेती है और आगे एलेना और मैक्स थाइसन को होटल में वापस लेकर आते हैं। तब एलेना नोटिस करती है कि थाइसन के शरीर पर वो निशान नहीं है जैसा उसके शरीर पर था, जो कि डोनेशन के टाइम पर हुआ था। तब एलेना ये बात मैक्स को जाकर बताती है और मैक्स एलेना से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये उसकी बेटी भी हुई तो भी वो तुम्हारे लिए मैच होगी और तुम उसके साथ अपनी उम्र साझा कर सकती हो। और फिर उसके बाद अगर सोफी अपनी बेटी को अपनी उम्र देना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। अब इसके बाद वो दोनों आराम से सो जाते हैं और जब वो अगली सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि एडम ग्रुप के लोग उनके सामने थे और उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया था। और मैक्स एडम ग्रुप के लीडर लिलिथ से थाइसन को मारने से मना करता है। तब लिलिथ कहती है, हम भला मैरी थाइसन को क्यों मारेंगे? तब मैक्स को विश्वास हो जाता है कि वो लड़की सोफी की बेटी मैरी थाइसन ही थी। एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ उन्हें बताती है कि क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि किस तरह से तुम्हारा फायदा उठाया गया है? एलेना अकेली तुम ही थी जो सोफी के साथ कंपैटिबल हो और फिर इसीलिए सोफी ने एक षड्यंत्र रचा, उसने मैक्स के रेसिपेंट को मार डाला और तुम्हारा घर जला दिया ताकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ना बचे, और इस तरह से एलेना तुम्हारी कीमती उम्र तुमसे छीन ली गई। ये सुनकर मैक्स और एलेना दोनों ही शॉक रह जाते हैं। और इसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? उसकी बेटी को किडनैप कर लिया और अब तुम दोनों उसके साथ वही कर रहे हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तब लिलिथ एलेना को गन देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, या तो तुम खुद की जान ले लो या फिर तुम थाइसन को मार दो। तब एलिसन अपने हाथ में बंदूक तो ले लेती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती और लिलिथ मैक्स से कहती है कि जल्दी यहाँ पर सोफी आने वाली है अपनी बेटी को बचाने के लिए, और अगर तुमने उसे यहाँ पर अकेले ला दिया तो हम उसे बंदी बना लेंगे और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अब मैक्स समझ चुका था कि वो सिर्फ एक मोहरा है, ये लोग तो सोफी थाइसन को पकड़कर मारना चाहते हैं। इस पर मैक्स राजी हो जाता है और कुछ ही समय बाद सोफी वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँच जाती है। अब मैक्स सोफी को देखता है तो वो अब काफी यंग हो चुकी थी और फिर मैक्स सोफी से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को वापस चाहती हो तो तुम यहाँ पर अकेली आ जाओ, हम उसे आजाद कर देंगे। तब सोफी मैक्स की बात मान लेती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है।
लेकिन काया को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि इसमें मैक्स का अकेले का हाथ नहीं है, और वो मैक्स से आखिरी सवाल पूछती है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि सोफी यहाँ खुद आने वाली है। मैक्स कोई जवाब नहीं देता, तब सभी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। पर तभी काया देखती है कि विक्टर ने अपनी गन मैक्स की जगह सोफी पर पॉइंट करी थी और वो सोफी को गोली मारने वाला था। तब काया भी विक्टर को गोली मारकर खत्म कर देती है और अब सभी तरफ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। छिपे हुए एडम ग्रुप के लोग भी सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं। और इसी फायरिंग में एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ भी मारी जाती हैं। लेकिन मैक्स किसी तरह जान बचाकर एलेना के पास वापस पहुंच जाता है और वो एलेना के हाथ खोलने लगता है। तभी मैरी वहां से गन उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर वो लोग मैरी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। और तब मैरी चालाकी दिखाते हुए एलेना के ऊपर गन तान देती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोली नहीं होती। और इस बात से एलेना को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैं जिसकी जान बचाना चाहती हूँ वो तो मुझे ही मारना चाहती है। और फिर वो मैरी को बहुत बुरी तरीके से मारकर बेहोश कर देती है और उसे कार की डिग्गी में ले जाकर बंद कर देती है। और अब एलेना मैक्स के साथ वहाँ जाने लगती है जहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट था, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी उम्र वापस ले सके। इधर काया को भी विक्टर को मारकर दुख हो रहा था। अब काया विक्टर का मोबाइल निकालकर लिलिथ के नंबर पर कॉल करती है तो उसे फोन की बेल अंदर ही सुनाई देती है। काया अंदर जाती है तो वो देखती है कि लिलिथ मर चुकी थी। तब काया समझ जाती है कि विक्टर भी एडम ग्रुप में शामिल था। और अब इस खून खराबे को देखकर मैक्स का मन बदल चुका था और अब वो एलेना से कहता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। और अब हमें ये भी पता चल चुका है कि ये सोफी नहीं है बल्कि उसकी बेटी है, और अब तो सोफी भी नहीं रही। अगर तुमने उसकी उम्र ले भी ली तो वो फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन अब एलेना इन सारी चीजों से परेशान हो चुकी थी। वो कहती है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसका कुछ नहीं, इसने तो मुझे मार ही दिया होता। यहाँ सब अपने मतलब के लिए जीते हैं तो मैं क्यों ना अपना सोचूं। सोफी ने हमारे घर को जलवाया, उसने तुम्हारे रेसिपेंट को भी मरवा दिया ताकि तुम अपनी उम्र डोनेट ना कर पाओ। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे बच्चे तक को भी मरवा दिया मुझसे मेरी उम्र छीनकर। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी उम्र वापस लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैक्स कहता है लेकिन मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसलिए एलेना मैक्स को गाड़ी से उतार देती है और वो खुद वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होने वाला था। अब एलेना वहाँ पहुँचकर अपना ट्रीटमेंट करवाती है और वहाँ हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जिन्हें रिफ्यूजी कैंप से इलीगली लाया गया था और उनसे भी उनकी उम्र छीनी जा रही थी और अमीरों को उनकी उम्र ट्रांसफर की जा रही थी। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद एलेना मैरी को छोड़ देती है और मैरी काया के पास पहुंच जाती है। और वहां पहुंचकर मैरी को पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। अब काया को भी समझ आ जाता है कि सोफी ने जो कुछ भी किया था वो गलत किया था। उसने अपनी जिंदगी के लिए कई घर तबाह किए थे और इसीलिए अब काया उसका साथ देने, उसके साथ काम करने से इनकार कर देती है और अपने रास्ते चली जाती है। और इधर मैरी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी और उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। तब वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, उन्होंने कहा था कि आप मेरी कंपैटिबल हैं, आप मुझे अपनी उम्र दे सकती हो। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी, कोई डोनर ढूंढ लूंगी। और अब कुछ समय बाद हम एलेना को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो किसी और के साथ में थी। उसने अब मैक्स को छोड़ दिया था। अब मैक्स उसे दूर से देख रहा होता है और वो भी मैक्स को देख लेती है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स ने एडम ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और अब वो उसका एक हिस्सा बन चुका था। और अब उसका यही मकसद था कि वो इयॉन को खत्म करे और फिर से एक नई शुरुआत लाए। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।